Assalamu alaikum and welcome to another spookiest and scariest episode of Scary Nights with कायनात। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया है और ये कहानी तब की है जब हम अपना नया घर शिफ्ट कर रहे थे। हमारे घर में 2 रूम, किचन और दोनों कमरों के साथ अटैच बाथरूम था। हमने सामान वगैरह लगाना शुरू किया और मेरे भाई और बाबा काम पर चले गए। जब सामान वगैरह मैं अपनी जगह पर सेट करती रही, सारे काम तकरीबन निमट ही गए थे कि आपी भी आ गई। मेरी आपी के 2 बच्चे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आपी का छोटा वाला बेटा, जो कि अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था, अचानक से दरवाजे की दहलीज पर जाकर बैठने लग गया। इतनी सर्दी थी फिर भी हम बार बार लाकर उसको बेड पे बिठाते, पर नहीं, उसे वहीं जाकर सोना था दरवाजे के पास। दरवाजा बंद करने के बावजूद भी वो उधर ही जाकर दरवाजे के पास सोता। खैर, किसी ने नोट नहीं किया। घर नया था तो नींद भी नहीं आ रही थी किसी को। मैं और आपी काफी देर तक अपने रूम में बैठकर बातें करते रहे। एक रूम में मामा, बाबा और भाई थे और दूसरे रूम में आपी के बच्चे और मैं थे। हमारे कमरे में 3 खिड़कियां थीं, जिनमें से सहन, सीढ़ियां और किचन साफ नजर आता था। खैर, बातें करते करते मैं और आपी दोनों सो गए। सुबह हुई तो आपी किचन में आटा गूंदने लगी। पानी लेने के लिए बॉल उठाने ही लगी थी कि वो खुद ब खुद घूमने लग गया। वो चीख मारने लगी डर के मारे। मामा भी आ गई इतनी देर में कि क्या हुआ है। आपी ने मामा को बताया तो वो बोली कि ऐसे ही घूम गया होगा, तुम तो शुरू से ही ऐसी वहमी हो। खैर, बात इग्नोर कर दी गई। फिर शबे बारात थी, ये शायद कोई और इबादत की रात थी, मुझे इतना याद नहीं है। मामा रूम में नफिल पढ़ रही थी, मैं भी नफिल वगैरह पढ़ने लगी। जैसे ही मैं रुकू में गई, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मुझे मेरे साथ एक साया नजर आया। खैर, बहुत मुश्किल से नमाज मुकम्मल करके मैंने सलाम फेर के देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे अंदर खौफ इतना ज्यादा आ चुका था कि आगे मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकी। तस्बीह उठाई और रूम में चली गई। बाबा उस टाइम पर सो रहे थे और मामा नींद में थी, फिर भी वो तस्बीह पर कुछ पढ़ ही रही थी मुस्तकिल। पता नहीं एकदम से बाबा को क्या हुआ, वो उठे। रात के तकरीबन 2 से 3 बजे का वक्त था। वॉशरूम गए और जाए नमाज बिछाकर नफिल पढ़ने लग गए। खैर, फिर कुछ दिनों बाद की बात है, आपी और मैं हम दोनों बैठकर बातें कर रही थी कि एक अजीब सा साया सीढ़ियों से कमरे में गया और फिर मुझे किचन में जाता हुआ महसूस होने लगा। मैंने ये सोचा कि शायद आपी को और मुझे कोई वहम हुआ है, लेकिन नहीं, यही चीज मामा और बाबा को भी महसूस होने लग गई। हमारा घर काफी बड़ा था, नीचे शॉप्स थी और साथ में ही स्कूल था। स्कूल के 2 गेट थे, एक बच्चों के आने के लिए था और दूसरा जहाँ हम मोटरसाइकिल रात को खड़ी करते थे, क्योंकि दुकानों की वजह से वो लोग मना करते थे बाबा को मोटरसाइकिल बाहर लगाने से। फिर एक दफा की बात है, गर्मियाँ शुरू हो गई थी। मामा और भाई छत पर सो रहे थे। नीचे बाबा आए और बेल बजाने लग गए। मैंने सुनी तो नीचे जाते जाते मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे ही मैंने गेट खोला तो बाबा गुस्से में कहने लगे कि कहाँ है जैन। आवाज देकर गेट भी नहीं खोला उसने। जैन मेरे छोटे भाई का नाम है। मैंने कहा, बाबा वो तो कब से मामा के साथ ऊपर छत पर सो रहा है, उसने तो आपको कोई भी आवाज नहीं दी। सोते में भला वो आपको कैसे आवाज दे सकता है। तो बाबा गुस्सा कर गए मुझ पे, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। 2 बार जैन ने मुझे ऊपर से आवाज दी है कि बाबा क्या नीचे आप हैं। तो मैंने उससे कहा था कि हाँ मैं हूँ, जल्दी से गेट खोलो। मैंने कहा, बाबा आप जाकर बेशक मामा से पूछ लें, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो 1 घंटे पहले से सो रहा है। खैर, वो बात भी इग्नोर कर दी गई कि वहम होगा शायद। बस ऐसे ही छोटी मोटी बातें जो हम नजरअंदाज करते रहे कि बार बार घर कहाँ बदलें। इतना सामान उठाना और फिर लगाना कोई आसान बात थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी हर वक्त उस घर में एक अजीब सा खौफ रहता था। और इस स्टोरी सुनते वक्त हो सकता है कि आप लोगों को फील ना हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोग ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। मामा बाबा एक दिन घर से किसी काम के लिए बाहर गए। घर में मैं उस टाइम पे बिल्कुल अकेली थी।
मैं वो लड़की बिल्कुल भी नहीं थी जो हॉरर फिल्में देखकर डर जाया करती थी और रात को वॉशरूम तक नहीं जाती थी। मैं तो रात में हॉरर फिल्म्स लगाकर लाइट बंद करके देखने वाली लड़की थी। सब चले गए, मैं बोर हो रही थी तो मैं वॉशरूम में अपना सूट धोने लग गई कि अचानक से मुझे मेरी मामा की आवाज़ आई, हादिया कहाँ हो? मैंने जवाब नहीं दिया। फिर से आवाज़ आई कि कहाँ मर गई हो? जैसे कि मेरी मामा की आदत थी आवाज़ देने की, जब मैं जवाब नहीं देती थी तो वो थोड़ा गुस्से में बोलती थी। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आई थी मेरे कानों में। मुझे उस टाइम पे ख्याल ही नहीं आया कि मामा तो घर पे है ही नहीं। जैसे ही मुझे ये ख्याल आया, कमरे की खिड़कियाँ जोर से बंद हो गईं। काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ थी और तीनों एक साथ बंद हुई थी। मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा डर गई कि मेरी जान हलक में आने वाली थी और मैं भागकर फौरन से छत पर चली गई। काफ़ी देर तक ऊपर बैठी रही। मुझे जो जो सूरतें दुरूदे पाक याद था मैंने सब पढ़ लिया। खौफ से मुझे सूरतें पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। इतने में बैल की आवाज़ आई। नीचे मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके गई। गेट खोला तो मामा बाबा थे। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि वो खामखा परेशान हो जाएंगे। गर्मियाँ शुरू हो रही थी तो मुझे ढलते हुए सूरज को देखने की आदत थी, इसलिए मैं जल्दी से खाना बना के शाम को रोज ऊपर चली जाती थी और सूरज मेरी आंखों के सामने रोज डूबता था। मेरी इस आदत से मामा और आपी को शुरू से ही बहुत गिला था कि शाम के वक्त छत पर नहीं जाकर बैठते, पर मुझे ये आदत काफी सालों से थी, कैसे छूटती एकदम से। एक शाम मैं नहाकर छत पर चली गई, सर पे टॉवल बांधी और बाल खुश्क किए और बैठ गई शाम देखने के लिए कि पता नहीं मुझे एकदम से अजीब सा महसूस होने लगा। मैं नीचे आकर लेट गई। मामा ने मुझे कहा कि नानू को कॉल मिलाकर दो, मैं बात कर लूँ उनसे। मैंने उन्हें कॉल मिलाकर दी तो वो बात कर रही थी नानू से। फिर मुझे होश नहीं रहा कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है। मामा और सब ने जैसे मुझे बताया मैं ऐसे ही आपको आगे बता रही हूँ। मैं नहीं जानती, पर सबके बकौल के मेरा जिस्म जोर जोर से कांपने लग गया था और मेरे हाथ एक दूसरे में जैसे रस्सी को बल पड़ते हैं वैसे हो गए थे। मामा कहती हैं कि मैं अम्मी से बात कर रही थी तो जल्दी से उनकी कॉल बंद करके कहा कि हादिया की तबीयत खराब हो गई है, और इतने में भाई बाबा को भी ले आए। फिर कोई आया जिसने मुझ पर दम किया। मामा कहती हैं कि मुझ में से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जिसने सबको हिला दिया था, और मामा कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। खैर, जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस टाइम मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं बस इतना ही कहे जा रही थी कि मामा मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मामा अपनी गोद में मेरा सर रखे बैठी हुई थी। मुझे बस मामा ने इतना बताया कि तुमको बुखार हो गया था और तुम बेहोश हो गई थी। अभी हम तुम्हारी दवाई ले आए हैं, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। मेरे जिस्म में इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ है, जो सब मेरे पास ही बैठे हुए हैं। लेकिन तबीयत की वजह से मैं किसी से भी कुछ ना पूछ सकी। फिर मेरी आपी भी आ गई और उनके साथ कज़न और आंटी भी आ गई, लेकिन सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा दूर थे, जैसे कि मुझे कोई बीमारी लग गई हो। आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। खैर, फिर सब चले गए, बस आपी और बच्चे रुक गए थे। एक दिन बाबा स्कूल में मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए गए। तकरीबन 11:30 बजे तक का वक्त होगा। स्कूल की बैक साइड पर पार्किंग की चाबी हमारे पास ही होती थी। बाबा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जम से ऊपर चढ़ाते थे। बाबा कहते हैं कि सामने स्कूल का दरवाजा शीशे का था। जब बाइक की लाइट उस शीशे पर पड़ी तो बाबा बताते हैं कि उस शीशे पर इतनी ज्यादा खौफनाक शक्ल थी कि मेरी सांस तक रुक गई थी। वो इतनी ज्यादा भयानक थी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती आपको। बाबा वहीं पर बाइक फेंक कर आ गए और उनको ऐसा लगा कि हमारे घर में जो भी पुरस्कार वाकयात होते हैं और जो साए वगैरह हमें दिखते हैं वो उसी स्कूल से आते हैं शायद। बाबा जब घर आए तो वो पसीने से शराबोर हो रहे थे। उस टाइम तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन हम जब सुबह सोकर उठे तो बाबा बुखार से लथपथ बेहोश पड़े थे और सांस का मसला भी बन गया था उनको। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अम्मी ने बताया कि बाबा पूरी रात नहीं सो सके थे। खैर, जब बाबा को होश आया तो उन्होंने हमें सारा वाकया बताया।
بابا کی باتیں اور ان کی طبیعت کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، اور ہم نے نیا گھر ڈھونڈنا اسٹارٹ کر دیا۔ لیکن جب تک ہمیں دوسرا گھر نہیں مل گیا، ہم اسکول کے بجائے نیچے جو شاپس بنی ہوئی تھی ادھر بائک کھڑی کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ اللہ کر کے ہمیں ایک اچھا گھر بھی مل گیا۔ ہم آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر سامان شفٹ کرنے لگے۔ اس گھر میں جو ہماری آخری رات تھی وہ بہت مشکل گزری۔ آدھی رات کا وقت تھا، آپی کچن میں پانی پینے گئی تو کوئی بچہ کچن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھا، جو کہ 2 سے 3 سال کا ہوگا تقریباً۔ آپی چیخ مارتی ہوئی کچن سے واپس پلٹی۔ ہم نے وہ پوری رات جاگ کر گزاری اس گھر میں۔ اگلے دن ہم پھر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے، لیکن جب کبھی کبھی ہم اس محلے میں سے گزرتے ہیں تو نیچے دکان والے اور محلے دار ہم سے پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ نے کیسے اتنا وقت گزار لیا اس گھر میں۔ اس گھر میں جو بھی آتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا، یا تو پھر آتا ہے تو بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس گھر کے آسیب اس گھر میں رہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہفتے تک ہی برداشت کرتے ہیں بس۔ ہمیں روز رات کو اس گھر میں سے بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں جس سے ہم رات میں سو نہیں پاتے۔ تو ہم نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، شکر ہے کہ ہماری کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنات وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم نے اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ ہلکی پھلکی بیماریوں کے علاوہ ہمارا زیادہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی اس گھر میں ایک دن رہنا کسی خوفناک اذیت سے کم نہیں تھا۔ جس پہ گزرتی ہے صرف وہی جانتا ہے۔ آپ لوگ ابھی سنتے وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ان کو بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں برحق ہیں اور ان کا وجود اس دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ اتنے سال ہو گئے اور وہ گھر آج بھی خالی ہے۔ اس گھر کا سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں جنات ہیں یا پھر کوئی بری چیزوں کا سایہ ہے جو کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتا۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری۔ آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ بھی مجھ سے اپنی کوئی ہارر اسٹوری یا پیرانارمل انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ ویڈیو میں دیے گئے ای میل پہ کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ مزیدار سی ہارر اسٹوریز کا سلسلہ ایسے ہی روزانہ چلتا رہے۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔